एक आम भाषा में वेल्थ मैनेजमेंट को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है? जो वो पैसा या वो सेविंग आपने जोड़ी या जो एसेट जोड़ा, उसको आप कितनी अच्छी तरह मैनेज करते हैं ताकि वो आपको फर्दर इनकम जनरेट करके। सो आप बोलिए इस पूरे प्रयोग को या इस पूरी प्रोसेस को यू कॉल इट वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट एक्चुअली स्टार्ट्स अदर वे अराउंड कि मुझे ये चाहिए, अब चाहिए, आज से 10 साल बाद चाहिए, आज से 20 साल बाद चाहिए। जब उस 20 साल बाद की रिक्वायरमेंट को लेके मैं रिवर्स में कैलकुलेशन करके और प्लानिंग करता हूँ, दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैट अनलॉक। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, वैसे तो जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, हमारे टॉपिक हर बार की तरह बड़े इंटरेस्टिंग और कुछ अलग होते हैं। इस बार का टॉपिक भी कुछ अलग होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और कहीं ना कहीं भारत के सभी परिवारों से जुड़ा होने वाला है, भारत के सभी लोगों से जुड़ा होने वाला है। यस, तो आज का जो टॉपिक है वो है वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि आजकल ये टर्म बहुत पॉपुलर हो रही है हिंदुस्तान के ना ही कैटेगरी ए सिटीज़ में बल्कि कैटेगरी बी सिटीज़ में भी। इससे पहले आपने ये सारी जो टर्म होंगी, ये जो कुछ नाम होंगे सुने होंगे यूरोपियन कंट्री में या फिर बड़ी कंट्रीज़ में। आजकल इंडिया में भी इसका चलन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट की, और मेरे साथ जो जुड़े हैं इस पर डिस्कशन करने के लिए मिस्टर ध्रुव गर्ग, जिनको मैं कहूँगा 25 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है वेल्थ मैनेजमेंट में और बिजनेस कंसल्टेशन में। बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव जी आपका शो पे। थैंक यू वेरी मच रजनीश, इट्स अ प्लेयर कि मेरे को आज आपके साथ ये सब डिस्कस करने का मौका मिला। जी ध्रुव सर से वैसे मैं काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा हूँ और काफ़ी डिस्कशन हमारी होती रहती थी, और सडनली मतलब मैं इनकी बातों से बहुत इम्प्रेस होता था कि सर कितनी अच्छी बातें बोलते हैं। और मतलब कि समहाउ मुझे लगता था कि अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं, अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं। तो मेरे को लगा कि ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो ये इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, मुझे ऑडियंस के साथ अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करने चाहिए। तो ध्रुव सर, जैसे आजकल आप देखोगे बजट आ रहा है या इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है और नए नए टर्म्स आ गए हैं, टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई है, बहुत एजेंसीज आ गई हैं, नए नए प्रोफेशन आ रहे हैं मार्केट में। तो हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट का बहुत नाम सुन रहे हैं आजकल जी। तो थोड़ा आप बताएंगे कि मोटा मोटा कि अगर एक आम भाषा में वेल्थ मैनेजमेंट को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है? रजनीश, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है जो भी चीज़ आपको मूल्यवान बनाती है, दैट वुड मीन जो भी आपके पास है, वो फिजिकल एसेट है, वो लिक्विड एसेट है, वो इवन स्किल है, सो वो आपकी वेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। वेल्थ का मतलब समृद्धि, वेल्थ का मतलब पैसा नहीं, वेल्थ का मतलब समृद्धि। तो जब हम इकोनॉमिक वे में बात करेंगे तो इट इज़ कैलकुलेटेड एज टोटल एसेट्स माइनस एनी लायबिलिटीज। अब अनफॉर्चुनेटली इंडियन कंटेक्स्ट में कभी प्रमोट नहीं हुआ वेल्थ मैनेजमेंट। हम लोग के यहाँ पे सेविंग अकाउंट होना, सोना रख देना, और वो भी इस हिसाब से कि ये ज़रूरत के टाइम काम आएगा, और ज़्यादातर लोग उसी को वेल्थ समझते रहे। जबकि वेल्थ इज़ इन आज के संदर्भ में, अगर मैं आज के रेलेवेंस में बोलूँ, इज़ जो वो पैसा या वो सेविंग आपने जोड़ी या जो एसेट जोड़ा, उसको आप कितनी अच्छी तरह मैनेज करते हैं ताकि वो आपको फर्दर इनकम जनरेट करके दे। सो आप बोलिए इस पूरे प्रयोग को या इस पूरी प्रोसेस को यू कॉल इट वेल्थ मैनेजमेंट। तो ध्रुव सर, जैसे कि आप मतलब मोटी मोटी बात आपकी मुझे समझ के ये लगा, जो अभी आपने शब्द कहे हमसे, तो वेल्थ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ से जुड़ी हुई है, मैं कहूँगा कि आपकी तरक्की से जुड़ी हुई है, और जिससे आप राइज कर सकते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट को एक आम भाषा में हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। यस। अब मेरा एक सर बड़ा ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, जो कि हम नॉर्मल भाषा में लोगों से सुन भी लेते हैं। कहीं ना कहीं वेल्थ मैनेजमेंट को इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ के देखा जाता है, जैसे कि वो कोई म्यूचुअल फंड हो या फिर आपकी सेविंग्स हों या फिर कुछ और स्कीम्स हों। तो वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं अब तालमेल, या फिर आप देखते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये? रजनीश, आई विल पुट इट अदर वे अराउंड। इन्वेस्टमेंट एक टूल है जिससे वेल्थ क्रिएट होती है। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, आप बात कर रहे हैं, आपने बात की स्टॉक मार्केट की, आपने बात की प्रॉपर्टीज़ की, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लो कि दो लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, राइट? एक ही प्राइस, एक ही कॉलोनी में, एक ही सोसाइटी में फ्लैट लिए। एक ने उसको ताला रख के मार के बंद कर दिया
कि ये मैंने अपने बच्चे के लिए लिए, तो थॉट इनिशियली वेल्थ मैनेजमेंट का था, जिसको हम बोलते हैं एस्टेट प्लानिंग या लेगेसी का। पर उसने वो ताला मार के रख दिया इस डर से कि मैं टेनेंट को दूंगा, वो पता नहीं छोड़ेगा या उसको ख़राब करेगा। दूसरे आदमी ने वही फ्लैट किराए पे चढ़ाया, तो अब वो उस फ्लैट ने उसको जनरेशन करना शुरू कर दिया। और वो फ्लैट अगर उसका किराया 20,000 रुपये है तो वो उसके रिटायरमेंट की तरफ प्लान होना शुरू हो गया। सो वाइल द इन्वेस्टमेंट वॉज डन इन द फ्लैट, पर एक वेल्थ क्रिएटर है जो फर्दर एनहांस कर रहा है। दूसरा इज एन इन्वेस्टमेंट जिसको आप सोचते हो कि आपके फर्दर आएगा, और मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक और फैक्ट इसमें अगर मैं और जोड़ दूं कि जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, एक ट्रेंड आया था जहां लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इसलिए कर लेते थे, हाउसिंग बूम जब आया था, कि इसमें सरकार हमको टैक्स बेनिफिट देती है, बट यू आर सीइंग ओनली वन साइड ऑफ इट। तो उसके साथ वो ल्यूक्रेटिव होती थी। हमारे कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में उतनी अवेयरनेस वेल्थ मैनेजमेंट की नहीं है। सो रजनीश, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम पार्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, वी आर नॉट क्लियर। वेल्थ मैनेजमेंट एक्चुअली स्टार्ट्स अदर वे अराउंड, कि मुझे ये चाहिए, अब चाहिए, आज से 10 साल बाद चाहिए, आज से 20 साल बाद चाहिए। जब उस 20 साल बाद की रिक्वायरमेंट को लेके मैं रिवर्स में कैलकुलेशन करके और प्लानिंग करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट। मतलब वेल्थ मैनेजमेंट के पीछे काफ़ी बड़ी साइंस है, और कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, ना केवल वेल्थ की बल्कि और दिशाओं से भी। आप कहेंगे कि वेरियस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। डेफिनेटली। देखिए रजनीश, एज अ ह्यूमन बीइंग, जब वी आर बॉर्न, वी ऑल वांट टू एडवांस एंड इवॉल्व फाइनेंशियली, स्टेटस के हिसाब से वी ऑल वांट टू एडवांस, है ना। मान लीजिए अगर आप डायनामिक्स देखें वर्ल्ड इकोनॉमी के, तो जैसे कि वर्ल्ड के 10% लोगों के पास वर्ल्ड की 80% वेल्थ है। वर्ल्ड के 10% लोगों के पास वर्ल्ड की 80% वेल्थ है, और 90% लोगों के पास 20% वेल्थ है। और वो फर्क सिर्फ सोच का है, क्योंकि यू हैव प्लान्ड वेल, कब क्यों क्या चाहिए वो आप अभी से डिसाइड करते हो, उसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करते हो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो, रिस्क फैक्टर्स देखते हो, एंड फिर इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टूल्स में करते हो। जैसे वेल्थ का पार्ट गोल्ड में भी लगाया जा सकता है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हेन वी टॉक ऑफ वेल्थ, उसमें गोल्ड खरीदा जा सकता है, उसमें एफडी कराई जा सकती है, उसमें स्टॉक्स हो सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, यहाँ तक कि पेटेंट्स हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन इफ आई हैव अ स्किल और मैं उसको पेटेंट करा लेता हूँ, मैंने एक बार किया, पेटेंट हो गया, तो ताउम्र, आप मीडिया लाइन से हैं, यू नो, जिनको कॉपीराइट होता है, उनकी पुश्तें, जनरेशंस उसका फ़ायदा उठाती हैं, उनको रॉयल्टी आती है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेल्थ। अब हम जब वो उस प्रोसेस पे चलते हैं एक लक्ष्य को लेके, दैट इज़ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट। सर ये तो बड़ा शॉकिंग फैक्ट है जो मुझे आज ही पता लगा कि वर्ल्ड के 20% लोगों के पास वर्ल्ड का 80% वेल्थ है, और बाकी 80% तो मतलब 20% वेल्थ पे ही डिपेंडेंट है। सर एक और क्वेश्चन था आपसे, जैसे आपने बताया, थोड़ा मतलब मेरे को भी क्लैरिटी हुई कि वेल्थ मैनेजमेंट है क्या, मतलब ये सब्जेक्ट है क्या चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडियन लोग हैं, जो इंडियन सोसाइटी है, इस पूरे वेल्थ मैनेजमेंट की साइंस को समझने में कितना सक्षम है, या फिर लोगों में कितना अवेयरनेस है वेल्थ मैनेजमेंट को लेके अभी तक? अगर मैं आपको ईमानदारी का रिप्लाई दूँ तो आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। इंडियन सोशल सिस्टम में वेल्थ मैनेजमेंट को कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं गई। उसका कारण था जो हमारा सामाजिक सेटअप था। हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, हमारी फिलॉसफी संतुष्टि, सद्भावना और ये सब देखती थी। पर अगर हम देखें पिछली 1-2 जनरेशन से, द कंटेक्स्ट और लिविंग चेंज हो रही है। पहले जॉइंट फैमिली में ओल्ड पीपल, उनका ध्यान रखा जाता था, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वो चाहते थे बच्चे घरों पे रहें। नाउ थिंग्स हैव रिवर्स्ड, यू नो, सबके 1-1, 2-2 बच्चे हैं, दे नो वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं या इंडिया में हैं। तो आई एज अ पर्सन
मेरा सोच डिफरेंट हुआ है. नाउ आई एम कंसर्न्ड कि मेरे ओल्ड एज के लिए मेरे पास फंड चाहिए. दो ही तरह के लोग होते थे इंडिया में, या वो एग्रीकल्चरिस्ट था या वो नौकरी वाला था, और इतना विश्वास था कि नौकरी वाला मेरा ध्यान रखेगा मरते दम तक. एग्रीकल्चरिस्ट बोलता था ज़मीन है, मैं बीमार हूँगा मेरा बच्चा करेगा, वो मेरा ख्याल रखेगा. पर पिछले 20-25 साल में यू सी द होल थॉट प्रोसेस, कल्चर हैज़ चेंज्ड. तो धीरे धीरे अब लोग अवेयर हो रहे हैं, बट आई वुड नॉट से कि इसका पेनिट्रेशन कोई बहुत ज़्यादा है. हम लोग आम, जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ, जैसे कि आई एम अ वेल्थ प्लानर या मैंने वेल्थ मैनेजमेंट की है, तो जब आप उसमें डीपर जाओगे तो आपको समझ आएगा कि वो किसी एडवाइज़र से स्टॉक्स किस में लगाने हैं उसका एडवाइस ले रहा है, या इंश्योरेंस एजेंट किसी का वेल्थ एडवाइज़र बना हुआ है. नाउ रियलिटी इज इंश्योरेंस इज पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट. स्टॉक ब्रोकिंग की एडवाइस देना इज पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट. क्योंकि अगर मैं टोटलिटी में वेल्थ मैनेजमेंट की बात करूंगा तो आप जहाँ जहाँ आपका पैसा या आपके एसेट्स लग सकते हैं वो वेल्थ का एक पार्ट है. और एक पार्ट है जो मैंने लगाया पैसा, दूसरा बड़ा पार्ट जो है कि उस पैसे को मैं प्रोटेक्ट कैसे करता हूँ, जो मैंने एसेट बनाया, वो भी वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है. और तीसरा कि मैं उसी पैसे पे टैक्सेशन और बाकी के जो मेरे ऊपर लेवीज लगते हैं उसको कैसे हैंडल करता हूँ, वो भी वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है. ये छोटी एग्जांपल में अगर बोलूँ कि मान लीजिए मैंने और आपने दोनों ने 1-1 लाख रुपया कमाया, तो कमा लिया तो हमने वेल्थ आ गई. अब उस 1 लाख को आपने प्रोटेक्ट कैसे किया? आप अक्लमंद थे, आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ की ले ली 1 लाख में से 5,000 रुपये दे के. अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद मैं बीमार हुआ, हॉस्पिटल गया, एंड हॉस्पिटल ने मेरे को बिल दे दिया 50,000 रुपये का. तो 1 लाख में से 50,000 गए. सो मेरी जो वेल्थ थी 1 लाख की, इट्स नाउ रिड्यूस टू 50,000. आपके साथ भी वही सिचुएशन हुई, बट व्हाट हैपेंड, आपने 5,000 की पॉलिसी ली थी जिसने आपका हेल्थ कवर दे दिया, तो आपका वो 95,000 इंटैक्ट. सो नाउ दिस इज प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ. ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो व्हेन वी टॉक ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, इट्स नॉट ओनली इन्वेस्टिंग, इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट टैक्सेशन. क्योंकि आज के संदर्भ में, और वो शुरू से ही था, कि आप जो भी आपका एफर्ट है, जो भी रिटर्न्स हैं, उस पर आपको टैक्स देना है. सो टैक्स मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट. मतलब जो आपकी बातें सुन के मुझे समझ आ रहा है कि वेल्थ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट फॉल करते हैं. येस, आई विल से एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं, आई विल से जिसका स्कोप बहुत बड़ा है. अब हमारे बड़े पुराने कहावतें हैं कि पैसा आप कमा लो, कमाना आसान है, संभालना मुश्किल है. ठीक है सर, मेरा आपकी बातें सुन के मतलब मेरे एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे वेल्थ मैनेजमेंट एक काफ़ी भारी भरकम वर्ड लगता है, जो कि पहले वेस्टर्न कंट्री में हुआ करता था या फिर बड़ी कंट्रीज़ में हुआ करता था, वेल एजुकेटेड लोगों के साथ हुआ करता था, और ये वेल्थ मैनेजमेंट ने इंडिया में भी कहीं ना कहीं एंटर कर लिया है. जी, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ में आ गई हैं, छोटी सिटीज़ में भी लोगों को धीरे धीरे इसका पता लग रहा है. तो सर मैं यही जानना चाह रहा था कि जो वेल्थ मैनेजमेंट जो आप बता रहे हैं कि जो साइंस है, ये जो सारी पॉलिसीज़ हैं या फिर ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है, ये सिर्फ एलीट क्लास के लिए है या फिर इसका फ़ायदा मिडिल क्लास या फिर एक हायर मिडिल क्लास या फिर एक लोअर मिडिल क्लास भी उठा सकती है, वो भी इसको मैनेजमेंट कर सकती है अपने वेल्थ को लेके? रजनीश, ये थोड़ा सा लंबा आंसर होगा. जी, देखो, वेल्थ मैनेजमेंट तब आएगी जब आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट है, आप कहीं एक डिस्पोजेबल इनकम है जिसको आप मैनेज करना चाहते हैं कि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दें. ये सब पे एप्लीकेबल है, पर इसको समझना इस संदर्भ में पड़ेगा कि अगर हम ह्यूमन ग्रोथ देखें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, या जिनको हम टर्मिनोलॉजी में करते हैं लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जितनी इनकम होती है सबसे पहले वो अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करते हैं. तो आज के संदर्भ में अगर आप बात करोगे तो नेसेसिटीज़ भी चेंज हो गई ना. खाना, पहले हम बोलते थे रोटी कपड़ा मकान, अब रोटी कपड़ा मकान के साथ गाड़ी और मोबाइल भी आ गई.
तो आपकी जो इनकम है वो नेसेसिटीज़ में जा रही है। फॉरेन ट्रिप्स आ गए हैं। वो आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में बोल सकते हैं। तो मैं अगर क्लास वाइज चलूँ तो लोअर मिडिल क्लास में क्या है, वो नेसेसिटीज़ पे हैं, एंड फ्यू थिंग्स हैव कम इनटू नेसेसिटीज़, है ना, कंपल्सिव है। वो आई हैव सीन कि वो लेबरर जो 500 रुपये की दिहाड़ी करता है, उसने स्मार्टफोन बच्चे को लेके दिया था जब कोविड था, क्योंकि उसका क्लास ऑनलाइन हो रहा है, तो वो भी अब नेसेसिटी में आ गया ना। तो जो लोअर मिडिल क्लास है उसके पास उतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं होता। तो अगर हम बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो उसमें है कि आप सबसे पहले नेसेसिटीज़ पूरी करो, फिर एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो जो आपको सस्टेन कर सके 4-5 महीने के लिए। फिर आप प्रोविजनिंग करो हेल्थ केयर की। अब आपको इसी के साथ रिलेट करते रहना पड़ेगा कि हम लोग जनरली वो इमरजेंसी फंड या सेविंग जो 5-6 महीने की बनाई है उसी को सब जगह यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जबकि इट इज़ नॉट सपोज टू बी दैट। उसका काम ये है कि अगर मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ किसी वजह से वो मैं काम ना कर पाऊँ, तो मैं 5-6 महीने का मेरे को कुशन मिले जिस पे मैं कुछ और कर पाऊँ। और यहाँ एक डिफरेंशियल और समझना पड़ेगा कि सेविंग जनरली जो होती है, हम सब चाहते हैं कि वो सेफ रहे, दैट्स जनरली दैट गेट्स इनटू फिक्स्ड काइंड ऑफ रिटर्न्स। अनफॉर्चुनेटली जब फिक्स्ड रिटर्न्स होंगे, गारंटेड रिटर्न्स होंगे, तो वो रेयरली इन्फ्लेशन को सरपास कर पाते हैं, तो वो एक्चुअली वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है। नो, आप अगर एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लें, आई हैव टू चेक ऑन द फिगर्स, आई एम सेइंग, मतलब डोंट टेक इट फॉर रिकॉर्ड, बट दिस इज जो आप चेक कर सकते हैं। बैंक का एफडी रेट 6.25% है जी। आपने 1 लाख का एफडी करा दिया, राइट, ये 2 लाख का एफडी कराया और हम सोच रहे हैं कि हमारी सेविंग है। इन्फ्लेशन रेट जा रहा है 7% पे, तो आपका रुपये जो खरीद सकता है, जो आपको आज से 1 साल बाद 1,07,000 या 2,14,000 या 1,14,000 मिलने वाला है, उसका वैल्यू अभी भी उतना ही है जितना 2 साल बाद उतना ही वैल्यू होगा जितना आज 1 लाख का है। सो आपने कुछ गेन नहीं किया, राइट। तो अगर उसको मैं थोड़ा वाइजली लगाऊं कि उस 1 लाख के एफडी की जगह मैं 70,000 का एफडी करूं और 30,000 मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊं या मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊं जिसका रिटर्न 20-25% है, तो क्या होगा, वो जब एवरेजिंग होगी तो आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, आप वो जो 1 लाख का वर्थ था उससे ज़्यादा कमा पाएंगे। अगर आप रियलाइज़ करें, कभी अपने पेरेंट्स से बात करें, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मैं उनसे पूछता था कि आजकल सब लोग कार ले लेते हैं, जॉब लगती है, जिनके पास नहीं भी है वो गाड़ी ले ली, कुछ ले लिया। मैंने कहा यार आप लोग 20-20 साल नौकरी की, आपके पास गाड़ी नहीं थी। तो वो बोले बेटा जब हमने कार लेने का सोचा तो कार 50,000 की थी, हमने सोचा कि हम जोड़ें, जब तक हमने जोड़ा तो कार हो गई 70,000 की, जब 70,000 जुड़ा तो कार हो गई 1 लाख की। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, वो सेविंग पार्ट पे ही रहे, दे कुड नॉट मूव फ्रॉम लैडर ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट। मतलब आपकी बातें सुन के जो मुझे समझ आ रहा है वो ये लग रहा है कि वेल्थ मैनेजमेंट की डेफिनेशन हर वर्ग के लिए अलग हो जाती है। मिडिल क्लास अगर आप कहेंगे तो मिडिल क्लास का एक अलग से आप कह सकते हो कि उनके प्रोटोकॉल्स अलग हो जाएंगे, या वेल्थ मैनेजमेंट के तरीके अलग हो जाएंगे, या फिर हायर मिडिल क्लास की बात करते हैं तो उनके लिए शायद वेल्थ मैनेजमेंट के तरीके अलग होंगे, राइट। इसको इतना सिंपल बहुत हद तक ठीक है, पर मैं ये बोलूँगा कि इसको इतना सिंपली भी नहीं बोल सकते। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर दैट्स नॉट योर फॉल्ट, कि अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं थी, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। तो ऑडियंस, जैसे कि ध्रुव सर ने हमें समझाया वेल्थ मैनेजमेंट की, जो सर ने जो थ्योरी बताई, जो कुछ एग्जांपल्स हमसे शेयर किए, तो उसको सुन के मुझे ये चीज़ समझ आई, वेल्थ मैनेजमेंट हर जगह हर सिचुएशन में अलग से शेप अप होता है। कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी टेक्निक क्या है, ये बहुत डिपेंड करती है चीज़ों को लेके कि आपको उससे कितना प्रॉफिट होगा और किस तरह से आपको वेल्थ को सेविंग मोड में और ग्रोइंग मोड में डाला जा सकता है। तो ध्रुव सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि जैसे कि अब गवर्नमेंट ने नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया है कि 12 लाख रुपए की टैक्स लिमिट दी गई है, तो कहीं ना कहीं वेल्थ मैनेजमेंट पे, सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट करेगी इकनॉमी को? डेफिनेटली।
इट्स अ वेरी गुड मूव। उसका रीज़न है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री होने से लोगों के पास थोड़ा इनकम ऐसा होगा, बढ़ जाएगा, जो वो टूल्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी तक ट्रेंड ये था कि वो टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते थे जिसमें शायद ग्रोथ ऑफ मनी या इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं होती थी। सही कह रहे हैं आप। सो अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू एक्चुअली मैनेज देयर मनी वेल एंड उसको ग्रो करके टू बिकम वेल्दियर। सो दैट्स हाउ आई सी इट। सर जैसे कि अब बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जी, इसको कैसे आप जज करते हैं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको आप? इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। हिंदी भाषा में बोलूं तो जो आपका पैसा या कोई भी चीज़, चक्रवर्ती, हम सब ने पढ़ा होगा चक्रवर्ती ब्याज, कि जो मैंने कमाई की वो कमाई भी आगे कमाई करे, दैट इज़ कंपाउंडिंग। अगर बहुत बेसिक लेवल पे आप एग्जाम्पल बोलो तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आपने एक गुठली लाई, आम का पेड़ लगाया, उसमें आम लगे, आपने उसका आम गिरा, कुछ खाए, और जो कुछ बच गए उसकी फिर दबा के एक और पेड़ लगाया, तो धीरे धीरे वो एक गुठली से पूरा बगीचा हो गया। जी तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक गुठली थी, जी। बट अब आपने उसको रीजनेबली लगाया तो पूरा बगीचा है। सो इन कंपाउंडिंग भी ये होता है कि आपने जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट की, आपको ये देखना है कि जो उस पर रिटर्न आ रहा है क्या वो फर्दर रिटर्न निकाल रहा है। अब इसको भी मैं, अगर आपको लगे तो इसको आप बड़े सारी चीज़ों में देख सकते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी से बहुत पैसा कमाते हैं, सिंपल रीज़न, प्रॉपर्टी ली, किराए पे चढ़ाई, उस किराए जितना आता है उतनी EMI की एक और प्रॉपर्टी ले ली, तो आपकी एक प्रॉपर्टी से आपने दूसरी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। सो दिस इज कंपाउंडिंग इन रियल एस्टेट। तो वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे आप अपने सेलिब्रिटीज़ का नाम लेंगे, जैसे आप शाहरुख खान की बात करते हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। अदर दैन मूवीज़, इंटरटेनमेंट के अलावा भी उनके काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बड़ी पर्सनालिटीज़ के लिए, या फिर जो एकदम से आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में कुछ कंपनी इतनी बड़ी होगी, तो कहीं ना कहीं वेल्थ मैनेजमेंट ने वहाँ भी रोल प्ले किया होगा। डेफिनेटली, उसके बिना कैसे हो सकता है। देखो अगेन, जैसे मैंने पहले कहा, वेल्थ इज़ नॉट ओनली कि पैसा कितना कमाया जा रहा है। और जब हम उस कंपैरिजन में जाते हैं तो फिर हम फर्दर उसकी ऑप्शंस देखते हैं कि रिटर्न्स कहाँ से अच्छे हैं। अब आपने शाहरुख खान का नाम लिया, तो आप एक बड़ी सिंपल सी बात देखें, बहुत सारे एक्टर्स हैं, जनरली आप किसी भी एक्टर की बात करें, यू विल हियर कि दे हैव अ बिजनेस, किसी का रेस्टोरेंट है, कोई होटलियर है, कोई फैशन डिज़ाइन है, बट आई विल फाइंड कि शाहरुख खान इज़ द स्मार्टेस्ट वेल्थ मैनेजर, या उनके जो वेल्थ मैनेजर हैं, ही इज़ द स्मार्टेस्ट वन। सी, उनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। ही इज़ अ एक्टर हिमसेल्फ, he has a production house, he has a cricketing team, right? Kolkata Knight Riders. He is investing into ventures जहाँ पे लोगों की है, he is getting into partnerships, right? कि कोई business कर रहा है, he is getting into it as a partner, कि मेरे को नहीं आता but you are good into it and I like to invest here. So that is called wealth management. क्योंकि हर एक लेवल पे अब मेजॉरिटी लोग बैंक में पैसा डालेंगे कि FD रेट मिलेगा, थ्रू आउट कंट्री वही मिलेगा। स्टॉक शेयर में जाओगे, कुछ लोगों को ज़्यादा मिलेगा जो उस स्किल को जानते हैं, कुछ को लॉस होगा, राइट। सिमिलरली इनटू प्रॉपर्टीज। सो जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते जाओगे, आपके पास ऑप्शंस होंगी, एंड दैट्स हाउ यू इन्वेस्ट। तो शाहरुख खान दैट वे इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल टू हैव सच वेल्थ मैनेजर एंड पुटिंग इट इनटू डिफरेंट बकेट्स, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। इसके अलावा सर वेल्थ मैनेजमेंट में बात करते हैं कि जैसे आई गेस एलन मस्क का जो डिवोर्स हुआ है ना, और भी कई पर्सनालिटीज़ का नाम आता है कि कहीं ना कहीं ये वेल्थ मैनेजमेंट ने रोल प्ले किया था, उसको लेके कुछ ऐसी प्री प्लान चीज़ें थी। देखो रजनी, वो थ्योरीज हैं, मतलब कहीं देखो अब मैं वही कह रहा हूँ, ये सब कई सुनी बातें हैं, बट आप उसको लॉजिकली देखोगे तो वो लगता है कि हाँ ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बिगेस्ट डाइवोर्स माना जाता है माइक्रोसॉफ्ट ओनर का, बिल गेट्स का और उनकी वाइफ का। तो एक थ्योरी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो इसलिए हुआ कि क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ थे तो कंबाइंड वेल्थ थी, तो टैक्सेशन ज़्यादा होता था, तो उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, एंड दैट वेल्थ गॉट डिवाइडेड इनटू 2 people।
मतलब ये अज्यूम्ड चीज़ें हैं, इसकी सच्चाई कहीं से प्रूव पता नहीं है, बट पॉसिबिलिटी शायद हो भी सकती है। अब वो तो हम अगर इन्वेस्टिगेटिव कोई चले और हमको लॉस पता हो तो मे बी कुछ बोला जाए, बट आई एम सेइंग दीज आर ऑल थ्योरीज एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आप छोटी छोटी चीज़ों को देखें, आपने गुरु मूवी बनी थी धीरू भाई अंबानी पे, हमको सुनते भी हैं, है ना, एंड आई हैव रेड अबाउट हिम आल्सो। ही वाज अ प्लानर, उसने वेल्थ मैनेजमेंट की। आप आए, आप एक शॉप से शुरू हुए जहाँ से आप फाइबर बेचते थे, तो वो मैनेजमेंट ही है ना वेल्थ की। सीइंग द राइट अपॉर्चुनिटी, पुटिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इन अ वे जहाँ पे वो मल्टीपल ग्रो करे। एंड सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, पैसा कमाना इज़ नॉट वेल्थ मैनेजमेंट। आपको ऐसा प्रोसेस चाहिए, ऐसा सोच चाहिए कि जो कमाए कैसे और फिर उसको प्रोटेक्ट कैसे करें कि वो वेस्ट ना हो। दैट इज़ वेल्थ मैनेजमेंट। पैसा कमाना इज़ अर्निंग, उसको प्रोटेक्ट करके वो प्रोटेक्टेड रहे, उसकी लेगेसी बने, दैट इज़ मैनेजमेंट। सो जनरली हम वन साइड देख रहे हैं। तो मुझे तो काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वेल्थ मैनेजमेंट का। तो वैसे ध्रुव सर की कंसल्टेशन लेना काफ़ी टफ़ है और शायद ध्रुव जी इसकी काफ़ी भारी भरकम फीस भी लेते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुव सर से, अगर हमारी ऑडियंस के कुछ एक क्वेश्चंस हो वेल्थ मैनेजमेंट को लेके तो प्लीज़ उसको कंसीडर कीजिए। श्योर, व्हाई नॉट। तो ऑडियंस, ये थे ध्रुव सर जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे कि सर ने बताया, अभी एलन मस्क के बारे में सर डिस्कस कर रहे थे कि एलन मस्क एक टाइम पर ऐसे मुकाम पे पहुंच गए थे कि उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा और वो अपने ऑफिस के कैबिन में सोते थे। बट उन्होंने वहाँ से भी हार नहीं मानी, उन्होंने प्रॉपर मैनेजमेंट की, वेल्थ को अच्छे से मैनेज किया और अपने अलग अलग वेरियस बिजनेस में जो प्रॉफिट आया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाई, जिससे उनका जो वेल्थ था मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ हुआ। तो वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, कैसी उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, मुझे लगता है यही सारी गेम है सर। गेम, यस, है ना। मैं यही कह रहा था कि पैसा कमा लेना मुश्किल शायद आज के अपॉर्चुनिटीज़ के टाइम नहीं है, पर वो पैसा सही जगह पे लगे, वो सही जगह पार्क्ड हो ताकि वो रिटर्न्स आपके मैक्सिमाइज कर सके और वो सेफ रहे। दैट इज़ वेल्थ मैनेजमेंट। तो ऑडियंस, ये थे ध्रुव सर, उन्होंने हमें बताया कि वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या होता है और किस तरह से हम लोग अपने पैसे को ग्रो करवा सकते हैं, किस तरह से हम लोग राइज कर सकते हैं अपनी वेल्थ को। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा ध्रुव सर का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें ये फंडा क्लियर किया जो कि मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से घूम रहा था। वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये सारी चीज़ें होते की है। तो थैंक यू सो मच ध्रुव सर। जाने से पहले अगर आप कुछ ऑडियंस से या फिर उन लोगों से जो कि वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कुछ फंडा आप देना चाहोगे या कुछ टिप आप देना चाहोगे? I mean, nothing much. I think आप इसको शुरुआत ऐसे करें कि आप अपने लाइफ के माइलस्टोन सोचें एंड देन थिंक कि जो मैं माइलस्टोन सोच रहा हूँ उसके लिए प्लानिंग क्या की जा सकती है। एंड हर एक प्लानिंग पे आपके पास ऑप्शंस होंगी। एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस, सी द रिस्क फैक्टर्स, सी योर रिस्क एपिटाइट एंड देन गो अहेड। बट फ्यूचर से रिवर्स पे आएंगे, मेरे को ये चाहिए आज से इतने टाइम बाद, अब मेरे पास क्या टूल्स हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच ध्रुव सर। थैंक यू सो मच ऑडियंस। प्लीज़ अपने व्यूज़ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।